Good day, students. Today we'll take the literary figures that are in your course. Now, what is literary figures? Literary figures क्या होता है? Literary figures are act as a jewelry to the poem. जो लिटरेरी फिगर्स होते हैं वो किसके लिए? पोएम्स को और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए, पोएम्स की जो ब्यूटी है उनको और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, इंग्लिश में उसी को हम लिटरेरी फिगर्स कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो जो आपके कोर्स में जो लिटरेरी फिगर्स हैं हम लोग आज उनसे स्टार्ट करेंगे। द मोस्ट बेसिक वन, हम लोग बिल्कुल बेसिक वन से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ सिमिली। सिमिली जो है वो सबसे बेसिक लिटरेरी फिगर है जो आपको आना चाहिए। नाउ व्हाट इज सिमिली? दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच explicit comparison is made between essentially dissimilar things, action और feeling. Now what is simile? Simile में क्या होता है? explicit यानी कि complete। तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत कंप्लीट, एक बहुत ही क्लियर कट कंपैरिजन यानी कि दो चीज़ों में जब हम कंपेयर करते तो वो उस तरह का कंपैरिजन सिमिली में बताया जाता है। कंपैरिजन भी कह सकते हैं, और दूसरा वर्ड जो यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है रिजेम्बलेंस। कंपैरिजन से ज़्यादा होता है रिजेम्बलेंस, कि क्या होता है कि दो चीज़ों में क्या क्या समानताएं हैं वो हम किसके थ्रू बताते हैं? वो हम सिमिली के थ्रू बताते हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम है, कंपेयर किया है उसको उससे, सिमिलैरिटी बताते हैं, तो वो जब चीज़ें होती है तो उसको हम सिमिली कहते हैं। रिजेम्बलेंस की स्पेलिंग है RESEMBLANCE, रिजेम्बलेंस। तो जहाँ पे भी दो चीज़ों के बीच में रिजेम्बलेंस होता है, समानता बताई जाती है या उनका बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे सिमिली कहते हैं। डिसिमिलर थिंग, एसेंशियली डिसिमिलर थिंग्स, यानी कि जो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों को समान बताया जाता है, वो एक दूसरे से क्या होती है? बहुत ज़्यादा डिसिमिलर होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। थिंग्स सच एज एक्शन और फीलिंग। अब जो होता है कंपैरिजन किस किस में होता है? चीज़ों के बीच में होता है, एक्शंस के बीच में होता है, इवन आपके फीलिंग्स, इमोशंस के बीच में भी क्या होता है? सिमिलैरिटी या कंपैरिजन किया जाता है। दिस इज डन बाय द यूज ऑफ वर्ड सच एज लाइक एंड एस। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिमिली की है, सबसे बड़ा इंडिकेटर जिसको आप मान लेते हो, जो इंडिकेटर होता है कि हाँ भाई यहाँ पे सिमिली होगी, वो कैसे होती है? लाइक एंड एस। जहाँ पे भी किसी भी दो चीज़ों में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइक और एस, या फिर लाइक और एस की मदद से, या रिजेम्बलेंस बताया जा रहा है लाइक और एस की मदद से, तो उसे हम सिमिली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। I wander lonely as a cloud. Oh my love is like a red rose. अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ का दिया है, जहाँ पे I wander like a lonely as a cloud, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को क्या बताया? उन्होंने बताया कि मैं अकेला क्या कर रहा था? वेंडर, यानी कि अकेला घूम रहा था, एज अ क्लाउड, किसकी तरह? क्लाउड की तरह। तो यहाँ पे क्या है? दोनों में समानता है। जिस तरह से बादल क्या होता है? अकेले अकेले घूमता है, अकेले अकेले आसमान में मूव करता है, वैसे ही यहाँ पे जो ऑथर है वो भी क्या बोल रहे हैं कि मैं भी उस क्लाउड की तरह, उस बादल की तरह जो अकेला चलता है, मैं भी अकेला अकेला चल रहा हूँ। ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़। अब यहाँ पे एक और कंपैरिजन जो रॉबर्ट बर्न्स ने किया है वो क्या है? ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़। उन्होंने अपने लव को किससे कंपेयर किया है? रेड रोज़ से कंपेयर किया है, कि उनका लव लाइक किसकी तरह है? रेड रोज़ की तरह है। अगेन क्या हो रहा है? दो चीज़ों में कंपैरिजन, उनका लव किससे कंपेयर किया जा रहा है? रेड रोज से कंपेयर किया जा रहा है, और उनका लव किसकी तरह दिख रहा है? रेड रोज की तरह दिख रहा है। रिजेम्बलेंस एंड कंपैरिजन दोनों विजिबल है। दिस वॉज सिमिली। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एज क्यूट एज किटन, यानी कि वो किसकी जैसे क्यूट है? किटन की जैसे क्यूट है। एज हैप्पी एज क्लैम की तरह हैप्पी है। एज लाइट एज फैदर, उसका वेट बिल्कुल पंख की तरह हल्का है। एज ब्लाइंड एज बैट, यानी कि वो क्या है? ब्लाइंड है, बैट के जितना ब्लाइंड है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल किसकी मदद से दिए हैं? एज की मदद से दिए हैं। दिस आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। नाउ हियर इज अ पोएम। यहाँ पे एक पोएम दे रखी है जिसमें भी हमको क्या ढूंढना है? सिमिली ढूंढना है। तो बहुत सिंपल है, हमको किसका ढूंढना होगा? हमको लाइक और एस को ढूंढना है। तो फर्स्ट लाइन में हमको लाइक मिल रहा है नहीं, सेकंड लाइन में हमको लाइक साफ दिख रहा है। द क्वीन एने लेस लाइंग लाइक लिलीज ऑन वाटर। यहाँ पे क्या करा है? क्वीन एने के कंपैरिजन किससे किया है? लिली से किया है, कि जिस तरह लिली पानी में
बहता है, पानी में रहता है, उसी तरह क्वीन एन की लेस भी उसी तरह पड़ी हुई थी। द ड्राई ग्रास टू लुक एज द स्लाइटेस्ट शेड ऑफ ह्यू। अब यहाँ पे अगेन क्या है, यहाँ पे एक और कंपैरिजन किया है विद द फॉरेस्ट, मतलब एस की मदद से। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। नेक्स्ट जो आपके आ रहा है स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच है, वो होता है मेटाफर। In this figure of speech, a thing, idea or action is referred to by word or phrase denoting some other ideas or action, but used to highlight a common factor or characteristics between them. Through a metaphor, an analogy is drawn between two dissimilar things. For instance, Martin Luther phrase, "A mighty fortress is our God, a bulk war never failing." अब क्या होता है, मेटाफर और सिमिली ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उन दोनों के बीच का डिफरेंस अंडरस्टैंड करें। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ थिंग, आइडिया और एक्शन, जैसा कि सिमिली में होता है, यहाँ पे भी क्या है, थिंग, आइडिया और एक्शन। किस चीज़ को लेके कंपैरिजन या किस चीज़ को लेके ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है, एक्शन को लेके, वर्ड्स को लेके, आइडियाज़ को लेके और थिंग्स को लेके, चीज़ों को लेके। अब यहाँ पे क्या होता है, रिफर टू अ वर्ड और अ फ्रेज डिनोटिंग सम अदर आइडिया बट यूज टू हाईलाइट अ कॉमन फैक्टर, यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और उसमें क्या हाईलाइट किया जाता है, उनका कॉमन फैक्टर हाईलाइट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे भी क्या होता है, रिजेम्बलेंस होता है। रिजेम्बलेंस क्या होता है, ये दो चीज़ों में क्या बताते हैं, समानता बताते हैं। दो चीज़ों में एक कॉमन चीज़, सेम चीज़ बताते हैं। जहाँ पे भी ये चीज़ बताई जाती है वहाँ पे क्या होता है, मेटाफर होता है। अगर मैं मेटाफर को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो क्या होता है, मेटाफर इज एज सिमिलर एज सिमिली। मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में भी हम दो चीज़ों में कंपैरिजन या फिर रिजेम्बलेंस बताते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक और एज। यहाँ पे हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते हैं। An analogy is drawn between two similar thing, dissimilar thing। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो डिसिमिलर, दो कंप्लीटली अपोजिट चीज़ में एक एनालॉगी, एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालने की, एक समानता निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ माइटी फोर्ट्रेस इज आर गॉड। अब यहाँ पे क्या बोला है, अ माइटी फोर्ट्रेस, यानी कि क्या है, फोर्ट्रेस यानी कि किला जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुराने ज़माने में थे वहाँ पे लोग किले पे बहुत ध्यान देते थे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आपका किला होगा, जितना बड़ा आपका महल होगा, उतनी ही आपको फाइटिंग में क्या होगी, हेल्प मिलेगी। तो अ माइटी फोर्ट्रेस इज आर गॉड कि क्या होता है, अगर आपका फोर्ट्रेस, अगर आपका जो है ना किला है वो अच्छा है, मजबूत है, तो वो किसकी तरह होगा, आपके भगवान की तरह होगा। अब यहाँ पे इज आर गॉड का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान ही है, लेकिन यहाँ पे क्या करा, उसको भगवान की तरह कंपेयर किया है, क्योंकि भगवान को क्या नहीं हो सकता, कोई फेल नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। तो उनके जो फोर्ट्रेस है उसको भी कोई तोड़ नहीं सकता। इस तरह का कंपैरिजन मेटाफर में किया जाता है। लुक एट सम एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल दे रखे हैं मेटाफर के। द क्लासरूम वो जू। क्लासरूम क्या था, जू था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिटरली क्लासरूम में जू डाल दिया है, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे हैं, वहाँ पे जो कंडीशन है क्लासरूम की, उसको किससे कंपेयर किया है, जू से कंपेयर किया है, विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक एंड एस। यहाँ पे लाइक और एस का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट क्या किया है, कंपैरिजन किया है। क्लासरूम को किसके जैसा बताया है, जू की तरह बताया है। शी इज़ अ पिकॉक। अगेन यहाँ पे क्या करा है, उसके लिए बोला है शी इज़ अ पिकॉक। वो क्या है, पिकॉक है। अगेन क्या किया है, कंपैरिजन किया है, उसको किसकी तरह बताया है, पिकॉक की तरह बताया है। लेकिन वो क्या है, वो लिटरली पिकॉक नहीं है। माई टीचर इज़ ड्रैगन। अब यहाँ पे माई टीचर इज़ ड्रैगन से उसका क्या मतलब है कि जितना ड्रैगन जो होता है, जितना डेंजरस वो होता है, जितना एंग्री वो रहता है, हमेशा उसको गुस्सा आता रहता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कोई भी उससे पास नहीं जा सकता। तो यहाँ पे उसने अपने टीचर को किससे कंपेयर किया, ड्रैगन से। इसका मतलब ये नहीं कि उसके टीचर सच्ची में ड्रैगन ही है, उसने क्या किया, उनके बिहेवियर को ड्रैगन के बिहेवियर से कंपेयर किया है। यहाँ पे ना तो लाइक का यूज़ किया है, ना एस का यूज़ किया है। जब भी हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को बिना लाइक और एस की मदद से कंपेयर करते हैं तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल इन पोयम। ये पोयम का एग्जाम्पल है लैंगस्टन ह्यूगस ने लिखी है। होल्ड फास्ट टू ड्रीम, फॉर इफ ड्रीम ड्राई लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, उसने बोला है कि अगर आपके ड्रीम्स, आपके सपने मर जाते हैं तो लाइफ किसकी तरह हो जाती है, ब्रोकन विंग्ड बर्ड।
एक ऐसी चिड़िया की तरह होती है जिसके क्या होते हैं, पर टूट जाते हैं, जो कभी उड़ नहीं सकती। यहाँ पे लाइफ को उसने किससे कंपेयर किया है, बर्ड से कंपेयर किया है। सो दिस इज व्हाट मेटाफर इज। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. Alliteration is the repetition of speech sound in a sequence of a nearby word. The term is usually applied only to consonants and only when the recurrent sound occurs in a prominent position at the beginning of a word or a stressed syllable within a word. For example, in one of the Shakespeare sonnet, when a session of sweet silent thought. Now, what is alliteration? Repetition of speech sound. यानी कि एलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटेशन होता है. रिपीटेशन ऑफ व्हाट, किसका रिपीटेशन होता है, साउंड का रिपीटेशन होता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एलिट्रेशन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. जो एलिट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि इसमें वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं होता. किसका रिपीटेशन होता है, साउंड का रिपीटेशन होता है. आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, साउंड के ऊपर ध्यान देना है. जैसे कि आगे देखिए, इन अ सिक्वेंस नियर बाय वर्ड्स, यानी कि क्या होता है, आस जो पास के वर्ड्स होते हैं उनका जो साउंड होता है, स्टार्टिंग साउंड जो होता है, वर्ड जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है. द टर्म इज यूजुअली अप्लाइड ओनली टू कॉन्सोनेंट. अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, जो एलिट्रेशन होता है वो कहाँ पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट पे अप्लाई होता है, यानी कि ये वोवल्स पे अप्लाई नहीं होता. And only when the recurrent sound occurs in a prominent position at the beginning of word. और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो prominent sound है, यानी कि जो वर्ड बार बार रिपीटेड हो रहा है, जो साउंड, जो आवाज़ बार बार रिपीटेड हो रही है, वो किस में होनी चाहिए, पोजिशन एट द बिगनिंग, यानी कि वो शब्द के, वर्ड के स्टार्टिंग में होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है हमको शेक्सपियर का सोनेट का, व्हेन द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको परफेक्ट एग्जाम्पल दे रखा है, सेशन, स्वीट, साइलेंट. अब ये जो तीनों वर्ड है वो बिल्कुल एक दूसरे के पास में, प्लस दो तीनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, द साउंड स. ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जो साउंड आ रही है, जो आवाज़ आ रही है वो किसकी आ रही है, स से, स की आ रही है. सेशन, स्वीट का स, साइलेंट का स. तो जहाँ पे भी क्या होता है, स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, कम एंड क्लीन द केओस इन योर क्लोजेट. अब क्या हो रहा है, सी 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 सी. ये तीनों जो साउंड है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, सी से स्टार्ट हो रहे हैं. क, कम का क, क्लीन का क, केओस का क, क्लोजेट का क. तो ये साउंड जो आ रहा है वो किसका साउंड आ रहा है, क का साउंड आ रहा है. अगेन यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट. सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और तीनों किस में स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट वर्ड जो इनका है वो उसी वर्ड से स्टार्ट, उसी साउंड से स्टार्ट हो रहा है. द बिग बैड बियर, बेबी बनीज बुशेस. अगेन क्या हो रहा है, बी 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 बी. साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. शट द शटर्स बिफोर बैंगिंग साउंड यू मेक यू शडर. एस 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 एस. साउंड कौन सा कॉपी हो रहा है, स. श श श श श. सारे साउंड जो कॉपी हो रहे हैं वो कौन सा कॉपी हो रहा है, श. एस एच एस एच एस एस. ठीक है. गो गैदर ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास. तो ये जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, सिमिलर साउंड होता है, सेम आवाज़ से जो शब्द शुरू होते हैं उनको हम एलिट्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास पोएम है, हम उसमें भी देख लेंगे. पोएम में, स्वेटर ऑफ स्नो स्नगल्ड इन स्प्रसेस सीम्ड. अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, एस 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 एस. जो एस साउंड है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है. फ्लैक्स इन फ्लाइट क्वाइट क्विल्ट्स. अगेन क्या हो रहा है, एस एस. पाइल्ड पिल्लो, एस एस, सॉरी, क्यू क्यू, पी पी, एफ एफ. तो क्या हो रहा है, सेम वर्ड्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. दिस इज व्हाट एलिट्रेशन इज. नेक्स्ट इज ओनोमोटोपिया. In its narrow sense, onomatopoeia is applied to a word or a combination of words whose sound seems to resemble the sound it denotes. Hiss, buzz, rattle, crackle, etc. ओनोमोटोपिया क्या है, ओनोमोटोपिया क्या होता है, इन नैरो सेंस, छोटे से टर्म में कहा जाए तो इज अप्लाइड टू वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हुड साउंड सिम्स टू रिजेंबल द साउंड. यानी कि ये जो एनोमोटोपिया होते हैं इसमें उन वर्ड्स को, यानी कि साउंड्स को, यानी कि आवाज़ों को क्या दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है, वर्ड दे दिया जाता है. यानी कि दो वर्ड्स कंबाइन करके किसकी तरह रिजेंबल करते हैं, साउंड को डिनोट करते हैं, साउंड को रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जैसे हिस. हिस क्या है, एक वर्ड भी है, लेकिन हिस जब हम बोलते हैं तो हिस किसको बोलते हैं, हम साउंड के लिए यूज़ करते हैं. बज. बज क्या है, एक वर्ड है, लेकिन ये वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, आवाज़ के लिए यूज़ होता है.
रेटल, रेटल भी क्या है, वर्ड है, लेकिन किसके लिए यूज़ होता है, साउंड के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए ओनोमोटोपिया के, ग्राउल, ठीक है, ग्राउल किसके लिए यूज़ होता है, जब जो डॉग्स होते हैं जब वो क्या कराते हैं, गुर्राते हैं, तो उसके लिए हम ग्राउल यूज़ करते हैं। रोर, जब है ना शेर दहाड़ते हैं तो उनके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, रोर। तो रोर, रोर का क्या है, दहाड़ने का नहीं, लेकिन जो आवाज़ आती है उनके दहाड़ने पे उसे हम क्या बोलते हैं, रोर। तो ये रोर किसके लिए यूज़ हुआ है, आवाज़ के लिए यूज़ हुआ है। हिस, अगेन होंक, होंक क्या है, साउंड है, आवाज़ है। स्क्वैक, स्क्विक, ये सब क्या है, आवाज़ है। बज़, कैकल, को, मो, म्याऊ, ये सब क्या है, आवाज़ें हैं। तो जहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, आवाज़ के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ओनोमोटोपिया होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोएम में भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वाटर प्लॉप्स इनटू अ पॉन्ड, स्प्लिश स्प्लैश डाउन हिल, वॉबलिंग मार्कपी, ट्रेलिंग मिडल ट्रीम। अब यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर को बता रहे हैं कि वाटर किस में गिर रहा है, पॉन्ड में गिर रहा है। तो यहाँ पे पॉन्ड में गिरने में भी वो क्या बता रहा है, अलग अलग आवाज़ें बता रहा है किस तरह से वो गिर रहा है, प्लॉप करता हुआ, यानी कि जैसे बाल्टी में गिरता है पानी तो जो आवाज़ आती है वो। स्प्लिश स्प्लैश, यानी कि जब आप पानी में पत्थर डालते हो तो वो पानी में जो पत्थर डालने के बाद पानी उड़ता है, उसकी जो आवाज़ आती है उसको हम स्प्लिश स्प्लैश बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ओनोमोटोपिया का यूज़ हुआ है। नीचे पैराग्राफ में देखिए वुश, अब यहाँ पे हवा का बहने के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, वुश, हवा जैसे जाती है ना उसके लिए। फ्लटर, फ्लटर किसके लिए यूज़ हुआ है, चिड़ियाओं जो अपनी पंख फैलाती हैं उनकी जो आवाज़ आती है फड़फड़ाने की, उसके लिए फ्लटर यूज़ किया है। फ्रॉक, क्रॉक्स, क्रॉक्स क्या है, फ्रॉक की टर्टर की आवाज़ के लिए क्या यूज़ किया है, क्रॉक्स यूज़ किया है। तो इस तरह से जब भी हम वॉइस को, अगर हमको किसी आवाज़ को बताना होता है और उस आवाज़ को बताने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम ओनोमोटोपिया कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन, this is a figure of speech in which either an inanimate object or an abstract concept is spoken as though it were endowed with life or with human attribute or feeling. Now personification, as the name suggests, जैसा कि नाम इसका suggest कर रहा है, personification यानी कि किसी person, ह्यूमन से रिलेटेड है ये। तो दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है विच आइदर, जो क्या करती है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, इन एनिमेट यानी कि जो जिंदा नहीं है ना, मरी हुई चीज़ें जो लिविंग बिंग नहीं होती है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो समझ के बाहर हो, मतलब जो रियल नहीं हो, एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या करती है, ऐसे चीज़ों के बारे में ऐसे बात करती है जैसे उनको हमने क्या दिए हो, जैसे हमने उनको ह्यूमन लाइफ दे दी हो, यानी कि नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन लाइफ देना या फिर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना, ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स यानी कि ह्यूमन के फीचर्स दे देना, जैसे स्पीक करना, है ना, बोल कौन सकता है, बोल ह्यूमन सकते हैं, है ना, टेबल तो नहीं बोल सकता, स्काई तो नहीं बोल सकता, तो ये क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे फीचर्स हैं जो हमको क्या करती है, बाकी चीज़ों से अलग करती हैं। तो जो पर्सोनिफिकेशन होता है वो क्या करता है, इस तरह के एट्रीब्यूट्स, इस तरह की लाइफ किसको दे देता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, या फिर ऐसी चीज़ों को दे देता है जो जिंदा ना हो। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, टू ऑटम रिटन बाय किड्स, यहाँ पे किड्स की टू ऑटम की बात करिए। ऑटम एज अ वुमन कैरिंग ऑन द रूरल कोर्स ऑफ दैट सीजन, यहाँ पे ऑटम को क्या करा है, एज अ वुमन की तरह बताया है, जो क्या कर रही है, रूरल कोर्स ऑफ दैट सीजन, यानी कि उस सीजन के काम को पूरा कर रही है। जैसे गांव की औरतें अपना सारा काम करती है, वैसे ऑटम भी क्या कर रही है, काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑटम को ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूट्स दिया है, एट्रीब्यूट्स दिया है, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, यहाँ पे क्या बोला है, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, यहाँ पे बोल रहा है कि बिजली जो है वो आसमान में क्या कर रही थी, नाच रही थी। तो ये नाचने का क्या है, एक जो क्वालिटी है वो ह्यूमन क्वालिटी है, लाइटनिंग तो नहीं नाच सकती, लेकिन वो बोल रहा है कि लाइटनिंग नाच रही थी, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ है। विंड हाउल्ड इन द नाइट, हाउल्ड, विंड क्या कर रही है, हाउल कर रही है, जोर जोर से रो रही है, हाउल कर रही है, तो यहाँ पे अगेन उसको क्या दिया, ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया है। द कार कंप्लेंट एज द की वॉज रफली टर्न इन इग्निशन, कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन कौन कर सकता है,
कंप्लेन कौन करता है? कंप्लेन करते हैं हम इंसान। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। तो ये क्या कार शिकायत थोड़ी ना कर सकती है, लेकिन यहाँ पे कार के लिए क्या यूज़ किया है? कार के लिए बोला है कि वो क्या कर रही है? कंप्लेन कर रही है। अगेन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ कार को दी है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ। रीटा हर्ड द पाई लास्ट कॉलिंग रीटा हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हम लोग बोलते हैं ना खाना बुला रहा है मुझे, तो यही क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है। खाना आपको बुला नहीं सकता ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खाना बुला रहा है, यानी कि हम उसको क्या दे रहे हैं? ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं। बुलाने का काम किसका होता है? ह्यूमंस का होता है। ये जो क्वालिटी होती है वो किसके पास होती है? ह्यूमन के पास होती है। लेकिन हम यहाँ पे किसको दे रहे हैं? वो पाए को, खाने को दे रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ। सेम थिंग इज हैपनिंग थ्रू आउट द एग्जाम्पल। सेम चीज़ इन सारी चीज़ों में हो रही है। पैराडॉक्स। नाउ पैराडॉक्स इज लिटिल बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड, सो पे अटेंशन। पैराडॉक्स जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पे अटेंशन टू इट। अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच अपीयर्स ऑन इट फेस टू बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और अब्सर्ड। पैराडॉक्स जो होता है वो क्या होता है? एक पूरा स्टेटमेंट होता है, एक पूरा सेंटेंस होता है जिसको अपीयर्स, जो ऐसा लगता है कि जो क्या है? खुद में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि खुद के ही खिलाफ जाने वाली बातें वो कर रहा है। और अब्सर्ड या फिर तो बिल्कुल ही बेतुकी बात उसमें हमको लगती है। येट टर्न आउट टू हैव सम ट्रूथ इन इट। इसके बावजूद भी भले वो क्या लगे हमको, बेतुका लगे, उसमें वो बात हमें सही नहीं लगे, पर उसमें कभी कुछ ना कुछ सच तो होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल द कंक्लूडेड लाइन, यहाँ पे लाइन्स दे रखी है। One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more. Death shall thou die. अब यहाँ पे क्या लिखा है? डेथ शेल दाउ डाई, यानी कि डेथ क्या होगी? डेथ भी मर जाएगी। अब क्या होता है? डेथ तो वैसे भी मौत होती है, तो मौत क्या मर सकती है? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? इसी का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्कुल एब्सर्ड आइडिया है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, यानी कि ये जो आइडिया है वो आपस में ही क्या कर रहा है? बहस कर रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट में बोल रहा है, लेकिन क्या है? कहीं ना कहीं ये सही है। एग्जाम्पल देख लीजिए। सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। क्या हम पैसा खर्च करके बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ ट्रुथ इसमें है। कैसे है? क्योंकि जब तक आप कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ पैसा बचत करने से पैसा नहीं रहता, आपको पैसा क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तभी जाके क्या आता है? थोड़ा ज़्यादा पैसा आता है। तो यही बात यहाँ पे वो कह रहा है, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अगेन क्या है? पैराडॉक्स है। क्या आप क्या करो? दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ ला के बात करो, जो क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट है। इफ़ आई नो वन थिंग इट इज़ दैट आई नो नथिंग। अगेन क्या है? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि खुद में ये बात क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक चीज़ जो मुझे पता है वो है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो क्या है? ये बात क्या है? बड़ी अजीब है, सुनने में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, पर ये बात क्या है? कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मुझे कम से कम इतना तो पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। सो दिस इज़ व्हाट पैराडॉक्स इज। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एंड। बिगनिंग क्या होती है? शुरुआत होती है। एंड क्या होता है? ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एंड, कि ये ख़त्म होने की शुरुआत है। अगेन आइडिया क्या है? एब्सर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो इससे। तो दिस इज़ व्हाट पैराडॉक्स इज़। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पोएम में देख लीजिए। वन ब्राइट डे इन द मिडल ऑफ नाइट। वेरी फर्स्ट लाइन में क्या है? पैराडॉक्स है। क्या बोल रहा है? वन ब्राइट डे इन द मिडल ऑफ नाइट, कि रात का समय, रात के बीच का समय है, और उसमें क्या है? वन ब्राइट डे की बात कर रहा है। उसमें वो एक ब्राइट डे यानी कि एकदम चमकदार दिन की बात कर रहा है। तो अगेन इसमें क्या दिख रहा है हमको? पैराडॉक्स दिख रहा है। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीमोरा, इसको ऑक्सीमोरा भी कहता है, इज अ लिटरेरी डिवाइस विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अपीयर इन द कंजक्शन टू क्रिएट पोएटिक इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दो कंप्लीटली अपोजिट चीज़ों को साथ में लिया जाता है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होते हैं? दो चीज़ों को जोड़ने का जो काम करते हैं, उन वर्ड को हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है? दो चीज़ों को एक साथ लाया जाता है ताकि वो क्या कर सके? पोएटिक इफेक्ट्स ला सकें। This contrasting idea may be word or phrases and may be glued together or spaced out in a sentence. अभी जो कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि दो कंप्लीटली अपोजिट, एक दूसरे से बिल्कुल ही विचित्र जो विचार है, इनको एक साथ लाया जाता है। और ये क्या हो सकता है? या तो शब्द हो सकते हैं, या फिर फ्रेजेस, या फिर लोकोक्तियाँ भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। लिविंग डेड। लिविंग डेड क्या है? लिविंग क्या है? जीना, डेड क्या है? मरना। दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दोनों को साथ में लाके एक वर्ड बना के यहाँ पे यूज़ किया है। लिविंग डेड किसके लिए यूज़ होता है? ज़ॉम्बीज़ के लिए यूज़ होता है लिविंग डेड। क्रूअल काइंडनेस। अगेन क्या है? क्रूअल यानी कि निर्दय,
और काइंडनेस यानी कि दरियादिली, तो दोनों क्या हो रही है, दोनों को एक साथ लाके एक वर्ड बनाया गया जिसका नाम है क्रूअल काइंडनेस। डिफिनिंग साइलेंस, डिफिनिंग यानी कि बहुत गहरा, बहुत भारी, और साइलेंस यानी कि बिल्कुल शांत, तो डिफिनिंग साइलेंस को भी साथ में लाया गया है। ओपन सीक्रेट, सीक्रेट कभी ओपन होते हैं क्या, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन सीक्रेट यानी कि पता सबको है लेकिन फिर भी सब क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उनको नहीं पता है, अभी भी सीक्रेट कर रहे हैं। कंट्रोल केओस, कंट्रोल मतलब सब चीज़ क्या है, आपके कंट्रोल में है, और केओस यानी कि सब चीज़ आपके आपे के बाहर है। लेकिन अगेन दो चीज़ों को साथ में लाके क्या किया है, कंपैरिजन किया है, साथ में लाके कंप्लीटली अपोजिट चीज़ों को साथ में लाके एक वर्ड बनाया है, कंट्रोल केओस, तो इसे बोलते हैं हम ऑक्सीमोरन। यहाँ पे देख लीजिए पोएम में एग्जाम्पल इसका। Down the close darkening lanes the lay sang their way to the siding shed and lined the train with face grimly grey. Grimly gay, यहाँ पे सबसे एग्जाम्पल ये जो दे रखा है ग्रिमली गे का, एक तो ये क्या एग्जाम्पल है, ये एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल है, साथ में इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीमोरन भी यूज हो रहा है। क्यों, ग्रिमली का मतलब क्या होता है सैड, और गे का मतलब क्या होता है हैप्पी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, दो कंप्लीटली अपोजिट चीज़ों को साथ में ले जाके रख दिया है, ग्रिमली ग्रे। So this was your literary figure of speech that we have discussed today. Thank you.